जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस और आरओ टेस्ट सीरीज श्रृंखला जो हम चला रहे हैं उसमें हम एक टेस्ट लगाए थे, उसका आज सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। उसमें 1 से 76 तक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया गया था। इसमें 77 से लेकर 150 तक टोटल क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए ये है, ठीक है। और इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर को भी कवर किया गया है ना। तो चलिए इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो है कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जिसको अगर क्लास मिस हो गई है तो वहाँ से देख सकता है, ठीक है। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। मतलब कह रहा है कि जो भारत है, जैसे मान लीजिए कि ये अपना भारत हो गया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भाग से हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम हो गया और ये जो है दक्षिण पश्चिम, ऐसे। तो दक्षिण पश्चिम की जैसे ऐसे और ऐसे, ठीक। दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्व, मतलब ये हो गया पूर्व और ये इधर उत्तर का दिशा। तो ऐसे फैली हुई हैं, ऐसे। तो कह रहा है कि क्या ऐसे फैली हुई हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हुई हैं, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक, केवल दो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में यह श्रेणी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हुई है, ये बात सही है, ठीक है। और जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की वजह से दक्षिण की तरफ भी आ रहा है और पूर्व की तरफ भी आ रहा है, तो दक्षिण पूर्व की तरफ फैली हुई है, ना कि इसमें कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम से बाद दक्षिण पश्चिम ऐसे थोड़े ना फैली हुई है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अगला है, यहाँ पर दिया हुआ है सूखा, ठीक है, सूखा के प्रकार और दूसरी तरफ दिया हुआ विशेषता। तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, कृषि सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा और पारिस्थितिक सूखा, ठीक है। तो मौसम विज्ञान सूखा से संबंधित इधर दिया हुआ जो चारों है उसको पढ़ लीजिए। जब विभिन्न जल संग्रह, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलपूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाता है। दूसरा है, जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी में से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी संतुलित होता है, वह स्थिति जिसमें मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। तो इसमें से बताइए दोस्तों कि कौन किससे मिलेगा। देखिए, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय से अपर्याप्त वर्षा होती है, इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी संतुलित होता है, उसको कहते हैं मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, ठीक है। तो क्या कहेंगे दोस्तों, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। कृषि सूखा किसे कहेंगे, तो कृषि सूखा कहेंगे वह स्थिति जिसमें मिट्टी की आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं, ठीक है। तो किसमें मुरझा जाती हैं, देखिए चौथे नंबर पर दिया हुआ है, तो बी का हो गया चौथा, ठीक है। जल विज्ञान संबंधी सूखा, जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए, मतलब बारिश होने के बाद भी जो जलस्तर है वो ऊपर न बढ़े, जो जलाशय है, तालाब है, इसमें सब में सूखा पड़ा रहे, तो क्या कहेंगे, जल विज्ञान संबंधी सूखा। तो ये पहले नंबर पर है। डी, पारिस्थितिकी सूखा किसको कहेंगे, जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता की में कमी हो जाती है, ठीक है। जल की कमी की होने वजह से उत्पादकता में जब कमी होने लगती है पारिस्थितिकी तंत्र में, तो उसको क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी, मतलब पारिस्थितिकी सूखा कहेंगे उसको। तो ये 2 हो गया, ठीक है, और पहले का 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा 78 का आंसर ए पार्ट, पहले का 3, दूसरे का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है दोस्तों। अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा इनको। 79वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। दिहांग, देवांग, ग्रेट निकोबार, नोक रेक, डिब्रू सैकोवा। तो इसमें से दोस्तों सबसे छोटा जो है, अगर सबसे छोटे की बात कर रहे हैं तो वो है डिब्रू सैकोवा। डिब्रू सैकोवा या असम में पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा, असम में, ठीक है। और इसकी जो कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 7765, ठीक है, 765 वर्ग किलोमीटर में। और इसमें सबसे जो बड़ा जोन है वो है दिहांग देवांग, 5115,
ठीक है। देहांग देवांग कितना है 5111.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं। इनके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। तो इसमें से दोस्तों एक और दो दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? ठीक है, उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ती है तो क्यों पड़ती है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकालीय प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा है निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण सहित लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हिमपात हो जाता है मतलब उत्तरी जो पहाड़ियाँ होती हैं, इसलिए फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती हैं। तो बताइए कि इसमें से सही कौन है उत्तर भारत में अधिक ठंडी के कारण होने का? एक दो तीन, दो तीन, एक दो या केवल दो? तो दोस्तों इसमें तीनों बातें सही हैं, ठीक है। उत्तर भारत में ठंडी इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो उत्तरी भारत जो क्षेत्र है समुद्र से ज़्यादा दूर है, ठीक है। समुद्र तटवर्ती देश क्षेत्र नहीं है ये। जो हिमालय के निकट ये बसा हुआ है, तो हिमालय पर जो हिमपात होता है इसलिए यहाँ पर ठंडी पर ज़्यादा बढ़ जाती है। और फरवरी के आसपास महीने में क्या होता है, कैस्पियन सागर से तुर्कमेनिस्तान की ठंडी हवाएं जो होती हैं वो भारत में घुस आती हैं। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की दर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन तथा जल का अपचयन होता है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही पूछ रहा है? केवल एक, केवल दो, न एक न दो, और या एक और दो दोनों। तो इसमें दोस्तों केवल एक सही है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर की अभिक्रिया जो सबसे तेज होती है वो होती है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो ये बात सही हो गई। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन नहीं अपचयन होता है। कार्बन CO2 का अपचयन होता है दोस्तों, ठीक है, और जल का उपचयन होता है। यहाँ पर उल्टा दे दिया है, ठीक। तो हमारा केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोलोराडो पठार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह रॉकी पर्वत एवं सियरा नेवादा के मध्य अवस्थित है। बताना है कि कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। तो ये अमेरिका में स्थित है दोस्तों। कोलोराडो पठार USA में है, ठीक है। और ये अंतरा पर्वतीय पठार है और ये रॉकी और सियरा नेवादा के मध्य स्थित है। अगर आप मैपिंग करेंगे, मैप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ए और दो, 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से किस शहर को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है? ओस्लो, स्टॉकहोम, मलामा, कोपेनहेगन। तो दोस्तों जो कोपेनहेगन शहर है, कौन सा? कोपेनहेगन, ये जो है डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी है और इसको हम कहते हैं बाल्टिक सागर की कुंजी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बाल्टिक सागर, तो बाल्टिक देश कितने हैं? बाल्टिक देश कितने हैं और उनके नाम लिखना है, ठीक है। आप जो है लिख दीजिए फटाफट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओकोवा नामक वैज्ञानिक ने DNA का इन विट्रो सिंथेसिस तथा कार्नबर्ग ने RNA का पात्रे संश्लेषण या इन विट्रो सिंथेसिस किया था। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। तो जो RNA का पात्र संश्लेषण या इन विट्रो सिंथेसिस किया था वो किसने किया था? ओकोवा ने किया था, ठीक है। किसने किया था? ओकोवा ने। यहाँ पर चेंज किए हैं। जो ओकोवा है उसने RNA का किया था, ठीक है। और DNA का किसने किया था? कार्नबर्ग ने किया था, ठीक है। यहाँ पर DNA की जगह अगर RNA होता और यहाँ पर RNA की जगह अगर DNA होता तो दोनों ये पार्ट मतलब पहला सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर चेंज कर दिया गया है तो इसलिए गलत हो गया। DNA है कार्नबर्ग का और RNA का इन विट्रो सिंथेसिस किया था ओकोवा ने, ठीक है दोस्तों। तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारतीय मूल वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना साहब को 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऐसा नहीं, 1969 नहीं दोस्तों, 1968 में दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार। तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो हमारा केवल सही होगा, इसमें सही होगा न एक न दो, डी पार्ट। निम्न में से कौन रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है? कोट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। मलेरिया, कालाजार, सोने की बीमारी, एथलीट फुट। 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। तो इसमें से बताइए कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित है? तो दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोगों में आता है आपका मलेरिया, कालाजार, सोने की बीमारी,
ठीक है, सोने की बीमारी, पायरिया, पायरिया, है ना। तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, प्रोटोजोआ जनित रोग में। लेकिन जो आपका एथलीट फुट होता है ये आता है किसमें, कवक जनित बीमारी में, कवक जनित बीमारी। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जबकि चौथा क्या है, कवक जनित है, प्रोटोजोआ जनित नहीं है। यहाँ पर अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, बताइए कि कौन सा सही है। अभिकथन में है कि पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह वसा का पायसीकरण करता है ताकि स्टीएप्सिन नामक एंजाइम, इस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, स्टीएप्सिन नामक एंजाइम वसा का अधिकतम पाचन कर सके। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है, आर गलत है, आर सही है, ये गलत है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। सही होगा कि ए आर दोनों सही है और एक जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। जो स्टीएप्सिन नामक एंजाइम होता है दोस्तों, ये वसा का अधिकतम पाचन कर सके, इसीलिए ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शाखा एक तरफ दी हुई है, एक तरफ दिया हुआ है अध्ययन, तो किस अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बायोनॉमिक्स, इथोलॉजी, कॉन्डोलॉजी और मायोलॉजी। एक तरफ दिया हुआ है अध्ययन में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन और मनुष्य के पेशियों का अध्ययन। तो इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो जो बायोनॉमिक्स होता है दोस्तों, उसमें जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। इथियोलॉजी होता है वो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं इथोलॉजी। और कॉन्डोलॉजी में जो अस्थियों का अध्ययन बताया गया है दोस्तों, ये गलत है। कॉन्डोलॉजी में उपास्थि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उपास्थि का, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्डोलॉजी। कॉन्डोलॉजी में क्या होता है, उपास्थि का अध्ययन होता है, ना कि अस्थि का। ठीक, उपास्थि का अध्ययन होता है। और मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन होता है। तो ये बात सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। कोडाई कनाल सौर वेधशाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस सौर वेधशाला का स्वामित्व और संचालन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। यह पलनी पहाड़ी के दक्षिणी सिरे पर स्थापित है। इसकी स्थापना और गतिविधियों और मानसून के बीच संबंध को समझने की आवश्यकता से प्रेरित थी। कोडाई कनाल वेधशाला के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1920 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1899 में। कब हुई थी, 1899 में हुई थी। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया हुआ है। छिला हुआ सेब छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब हो जाता है। सेब का छिलका उसका सुरक्षा आवरण होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को भीतर जाने से, प्रवेश करने से मतलब रोकता है। तो बताइए कि इसमें, तो इसको आप अपनी जनरल लाइफ में जो है प्रयोग किए होंगे, देखे होंगे, अगर सेब छील के रख दिया जाए जल्दी खराब हो जाता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही है, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा रखते हैं। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। दोस्तों इसमें केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक कि निम्न मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा कर देते हैं, है ना। तो ये सही है। अगर परावर्तित कर दिया किरणों को, सौर विकिरणों को, तो जाहिर सी बात है हमारे धरती तक जब पहुँचेंगे ही नहीं तो ठंडी हो जाएंगी। लेकिन जो दूसरा कह रहा है कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसमें तापन प्रभाव होता है, यह दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों कि इसके अतिरिक्त पृथ्वी का उत्सर्जित जो अवरक्त विकिरणों को रोककर पृथ्वी की तरफ वापस लौटा देता है, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। ठीक, तो दूसरा हो जाएगा गलत और पहला हो जाएगा सही। फिर अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के रूप में वरीयता दिया जाता है। अल्कोहल को तापमापी के रूप में ठंडे प्रदेशों में यूज किया जाता है। तो ये बात सही है। पारा का हिमांक अल्कोहल से निम्नतर होता है। ठीक है, तो बात ये भी सही दोस्तों, क्योंकि पारा जो है ये पहले ही जो है जम जाएगा और अल्कोहल तब भी नहीं जमेगा। सोचिए, अल्कोहल बहुत ठंडे प्रदेशों में भी नहीं जमता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
उपकरण एक तरफ, दूसरी तरफ मापन की राशि। एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला, बैरोमीटर। धारा, तो धारा किससे मापेंगे दोस्तों? एमीटर से मापेंगे, आप सब जानते होंगे, है ना। धारा किससे मापोगे? एमीटर से मापोगे, ठीक। तो इसका हो जाएगा चौथा। हाइग्रोमीटर ये क्या मापता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता मापता है दोस्तों, है ना। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला क्या मापता है? स्प्रिंग तुला से हम भार मापते हैं ना, ये आप देखे होंगे कई बार। स्प्रिंग तुला से हम क्या मापेंगे? भार। और जो बैरोमीटर होता है उससे दाब मापते हैं। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी पार्ट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल ह्रास को जोड़ देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। साधन, दूसरा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। तो इसमें दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया कि मूल ह्रास को जोड़ने पर नहीं, घटाने पर प्राप्त होता है राष्ट्रीय आय, ठीक है। हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, साधन लागत पर, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये सही है, ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना है। UNWTO द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु 15 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। तो बताइए इसमें से कौन सही है? केवल एक, दो, एक दो दोनों, न एक न दो। तो दोस्तों ये सब देखिए फैक्ट वाले क्वेश्चन जो हैं ये बहुत परेशान करते हैं, और हाल ही के दिनों में देखा गया कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ 15 लक्ष्य, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों 15 नहीं 12 लक्ष्य हैं, ठीक है। 12 लक्ष्य। पहली बात, जो पहला ऑप्शन है वो सही है, दूसरा इसीलिए गलत हो जाता है, जबकि UNWTO द्वारा ही पोषकीय पर्यटन है ये, ठीक है। UNWTO ही इसका देखरेख करता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है कि यहाँ पर 15 दिया हुआ है जो कि 12। अब आप देखते होंगे हाल ही की परीक्षा जितने भी RO की हो रही हो या PCS की, इसमें फैक्ट बहुत पूछे जा रहे हैं। संस्था की तरफ दी हुई है, स्थापना वर्ष दी हुई है, और इसमें मिलान करना है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD इसकी स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो IBRD 1944। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद IDA 1960। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1965। और बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था 1978। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा इसमें से जो डी पार्ट है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था MIGA मीगा ये 1988 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों, 1988 में, ना कि 78 में। तो हमारा यह गलत हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो होता है IBRD 1944 में स्थापित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद IDA 1960 में इसकी स्थापना हुई, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC इसकी स्थापना 1965 में हुई, और मीगा की स्थापना 1988 में हुई थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। इसमें से बताना है दोस्तों कौन सा सही है। एक, केवल दो, केवल एक, मतलब एक दो दोनों, न एक न दो। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, ठीक है। निम्न में से किस दक्षिण एशिया देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसमें मालदीव का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। मालदीव का जनसंख्या घनत्व है 1746, 1746, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बांग्लादेश का। अगर मालदीव ऑप्शन में नहीं दिया होता तो हमारा आंसर होता बांग्लादेश, 1315 है। पाकिस्तान का दोस्तों इसमें कम है, 306 है, और श्रीलंका का उससे ज़्यादा है कितना, 348, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला है, निम्न में से कौन सा देश वर्तमान में लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक देश है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरे पर है चीन, चीन सेकेंड नंबर पर, ठीक है। खाद्य और भारत भारत इसमें कौन से स्थान पर आएगा दोस्तों? तो भारत आएगा चौथे स्थान पर, ठीक है। भारत अपना चौथे स्थान पर आ जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर 25.6% हो गई। कुल पंजीकृत संगठित क्षेत्र में 12.22% रोजगार के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संगठित विनिर्माण क्षेत्र में अपने सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। इसमें से बताना है कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, न एक न दो। तो दोस्तों इसमें एक और दो दोनों सही है, ठीक है, सी बात। चलिए अब इधर करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है? वैसोप्रेसिन, थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन, एड्रेनालिन। तो दोस्तों मेलाटोनिन जो होता है इस हार्मोन को अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। जब ये अंधेरा होता है तो आपके मतलब ये हार्मोन पीनियल ग्लैंड द्वारा निकलता है, पीनियल ग्लैंड द्वारा, ठीक है।
ये हार्मोन पीनियल ग्लैंड से निकलता है, आपको सोने में मदद करता है। इसको जो सोने और जगने वाला हार्मोन भी कहते हैं, रात का हार्मोन भी कहते हैं, अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के नगरीकरण के प्रतिशत है, नगरीकरण के प्रतिशत में 3.84% की वृद्धि हुई, 3.84% की कमी हुई, 3.29% की वृद्धि हुई या 3.29% की कमी हुई। दोस्तों 3.29% की वृद्धि हुई थी शहरीकरण में भारत में। एक तरफ रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ कारण दिया हुआ है। बताइए कि कौन सा इसमें सम्मिलित करना है। आर्थराइटिस, हाइड्रोफोबिया, पीला बुखार, हीमोफीलिया, विषाणु, एडीज, एजप्टी, मच्छर, आनुवांशिक रोग, यूरिक अम्ल के जमाव से। तो दोस्तों आर्थराइटिस ये यूरिक अम्ल के जमाव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया ये विषाणु है, किससे आता है ये, तो कुत्ते जब काट लेते हैं रेबीज से, है ना, तो हाइड्रोफोबिया हो जाती है। पीला बुखार ये एडीज एजिप्टी मच्छर से होता है, और हीमोफीलिया आनुवांशिक लक्षण है दोस्तों। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बहु बेगम मकबरा, फैजाबाद, सवेरी प्रपात, चित्रकूट, लखनऊती किला, मुजफ्फरनगर, उर्मिल डैम, महोबा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब सही है, लेकिन जो लखनऊती किला है ये सही नहीं है, क्योंकि लखनऊती किला मुजफ्फरनगर में नहीं है। कहाँ पर है, अगर मुजफ्फरनगर में नहीं है तो कहाँ है, तो ये सहारनपुर में है दोस्तों। कहाँ पर, सहारनपुर में, याद रखिएगा सहारनपुर में, ठीक है। निम्नलिखित पाचक रसों में से कौन सा अम्लीय होता है। आंतरिक रस, पित्त रस, जठर रस, अग्न्याशयी रस। तो आप जानते हैं कि जठर रस जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। निम्न पर विचार कीजिए, एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, कैसा कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो खजुराहट, सोनभद्र, शंकरगढ़, प्रयागराज और सोनराई, ललितपुर। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। सोनराई ललितपुर में है, शंकरगढ़ प्रयागराज में है, और खजुराहट सोनभद्र में है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। BMD, बिडाल, एलिसा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, ये किसमें वर्णित है। अनुच्छेद 154, 162, 164, 165। तो दोस्तों 164 में ये बात वर्णित है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स या एस्ट्रोलॉजी। तो भौतिक जो आकाशीय पिंड होते हैं उसके अध्ययन की भौतिक शाखा को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सत्य है। इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। किसके बारे में बात कर रहा है, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। तो कह रहा है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक दो दोनों सही है, न एक न दो। तो दोस्तों इसमें जो है आपका केवल 2 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो गठन का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, संसद को है। और संसद आर्टिकल 323 का प्रयोग करके, 323A का प्रयोग करके इसको जो है गठित करती है, 323A के प्रयोग करके। आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आज़ाद दस्ता मतलब किसने चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने चलाया था। किसने चलाया था, तो दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था, जयप्रकाश नारायण द्वारा इसको बनाया गया था इस दस्ते को। और जो है ये छापा मार युद्ध का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता था, छापा मार युद्ध, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। कर से संबंधित उपबंध, ऋण से संबंधित उपबंध, जुर्माना अर्थदंड से संबंधित उपबंध, या संचित निधि से संबंधित उपबंध। तो धन विधेयक के संबंध में दोस्तों कर की बात होगी तो धन विधेयक है, ऋण की बात होगी तो धन विधेयक है, संचित निधि की बात होगी तो धन विधेयक है, लेकिन अगर जुर्माना और अर्थदंड की बात हो रही है तो धन विधेयक में शामिल नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है कि यह स्वतः प्रवर्तित क्रांति है, और इसका जो हेड थे या इसमें जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे वो भारत की जनता थी। ये बात किसने कही थी दोस्तों, तो ये बात कही थी गॉर्डन जॉनसन, डेविड आर्नोल्ड, F.G. हचिंस या पीटर रॉक। तो इसको कही थी F.G. हचिंस ने, ठीक है। यह स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में इसको वर्णित किया और कहा गया कि इसका नेतृत्व स्वयं भारत की जनता कर रही थी, किसी नेता को इसका नेतृत्व करने की जरूरत नहीं थी। विश्व में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कारागंडा बेसिन, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ अवस्थित है, यूक्रेन में, वेनेजुएला में, कजाकिस्तान में, इजराइल में। तो कहाँ से, कारागंडा, कहाँ से, कजाकिस्तान, ठीक।
अभिलेख ए दिया हुआ है, कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। तो ये बात सही है। कावेरी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून से तथा निचले जलग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो ये भी सही है। ये आपका भारत देश हो गया। नीचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये आ गई कावेरी नदी। जो ऊपरी क्षेत्र है इसका, जब इधर से हवाएं जाती हैं और वर्षा करती हैं तो ये इधर से वर्षा पा जाता है, और जब लौटता हुआ मानसून इधर से आता है तो बंगाल की खाड़ी से उठाकर मानसून को, वर्षा को यहाँ पटक देता है निचले हिस्से में। तो इसीलिए पूरे साल इसमें पानी रहता है कावेरी नदी में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए और आर दोनों सही है, और ये जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। तो ये बात सही है गलत आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 912 है। सत्य कथन चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है। एक और दो दोनों सही हैं, न एक सही है न दो सही है। तो दोस्तों इसमें पहला तो सही है कि वर्ष 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि दर्ज हुई है। अब आप बताएंगे कि महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कितनी है। ठीक है, महिला साक्षरता दर कितनी है। साथ ही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 912 है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 902 है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, तो हमारा केवल एक सही होगा, दूसरा गलत है। भारत में स्थित निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाना है। इस्पात संयंत्र है कुछ, तो उनका पश्चिम से उत्तर हमको सही क्रम लगाना है। दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर। तो सिर्फ बताइए कि ABCD में से कौन सा सही है। इसमें से सही है दोस्तों आपका बी पार्ट, भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ जाएगा? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। राउरकेला ये आपका उड़ीसा में पड़ जाएगा। जमशेदपुर कहाँ है? ये आपका झारखंड में है। और दुर्गापुर कहाँ पड़ जाएगा? ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। एक तरफ पत्रिका दी हुई है, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं। कौन सा सही है? सही नहीं, इसमें से मिलान करना है और सही मिलान को बताना है कि कौन सा सही होगा आंसर। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इसको लिखा था। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अनहिलेशन ऑफ कास्ट। अब देखिए कास्ट के बारे में बात आ गई और डॉक्टर अम्बेडकर भी दिए हुई हैं, तो अगर आपको नहीं याद है तो इन्हीं पे कास्ट के बारे में कोई बात आए तो इन्हीं पे लगाइए। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लिखी थी। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट ये डॉक्टर अम्बेडकर की रचना है। इंडिया डिवाइडेड ये लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। ठीक है, तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। 1, 2, 3, 4 ये पार्ट सही है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा की प्रोत्साहन को लक्षित है। शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय महिला कोष, इंदिरा महिला योजना, महिला समाख्या कार्यक्रम या महिला समृद्धि योजना। तो दोस्तों जो महिला समाख्या कार्यक्रम है ये महिलाओं की शिक्षा को लेकर चलाया गया था 1988 में। 1988 में इसको चलाया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है, पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक सबसे कम होता है। तो बताएंगे कि इसमें सत्य कौन है। तो इसमें दोस्तों 1 और 2, 2 या 3, 1, 2, 3 या 1, 2, 3 सभी या केवल 3। इसमें से बताइए कि कौन सा आंसर सही है। हमारा 1, 2, 3 ये तीनों सही बातें हैं, इनको रट लीजिए क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट दिया हुआ है। हवाला लेन देन को भारत में किस अधिनियम द्वारा या किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया। फेरा, फेमा, FRBM ए और AFSPA। तो किसके द्वारा जो है हवाला लेन देन को बंद करने की कोशिश की गई है। अभी भी बंद नहीं है फिलहाल, लेकिन इसको बंद करने की कोशिश की गई थी फेमा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? फेमा के अंतर्गत इसको बंद करने की कोशिश की गई थी हवाला को। पोलर फ्लीइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है। ज्वारीय बल, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का परिक्रमण। तो जो पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है दोस्तों। और जो ज्वारीय बल है ये सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से, ठीक है, आकर्षण से ये जो है इससे संबंधित है। तो आपका आंसर मिल गया पृथ्वी का परिक्रमण। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था। 1975, 1974, 1976, 1986। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है जो दोस्तों वो 1976 में शुरू किया गया था। वानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया? 1976 में। नींबू परिवार के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है। विषुवतीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र या अल्पार्द्र क्षेत्र। तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ये नींबू परिवार के एक महत्वपूर्ण प्रदायक के रूप में जो है काम करता है। संसद में बजट पारित होने
जो बजट पारित होता है उसमें बताया गया है कि पहले कौन सा काम होगा, बाद में कौन सा काम होगा। ठीक है, तो पहले वित्त, उसी को क्रम से लगाना है। तो वित्त विधेयक पारित करना, अनुदान की मांगों पर मतदान करना, विनियोग विधेयक पारित करना। विनियोग विधेयक पारित होता है पहले, या वित्त विधेयक पारित होता है, और फिर अनुदान की मांगों का पर विधेयक होता है, मतदान होता है। अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर वित्त विधेयक पारित होता है। वित्त विधेयक पारित होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर अनुदान की मांगों का मतदान होता है। तो बताइए दोस्तों इसमें क्रम कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें जो सी क्रम है, सी, ये सही है। पहले अनुदान की मांग पर मतदान होगा, फिर विनियोग विधेयक पारित होगा, और फिर वित्त विधेयक पारित होगा। ये 6 क्रम, इसका क्रम 6 नंबर में 6 पार्ट में डिवाइड है। पहले बजट प्रस्तुत करेंगे मंत्री साहब, ठीक है, तो पहले प्रस्तुतिकरण हो जाएगा बजट का, ठीक है। फिर क्या होगा कि आम चर्चा होगी उस बजट पे, तो चर्चा हो जाएगी, ठीक है। अब चर्चा के बाद विभागीय समितियां उसकी जांच करेंगी कि विधेयक कहाँ तक सही है, तो जांच हो जाएगा, ठीक है। अब जांच के बाद क्या हो जाएगा, जांच हो गया, अब इस पर मतदान हो जाएगा, ठीक है। जांच हो गया, अब मतदान बचा, तो अनुदान की मांगों पर मतदान होगा, ठीक है। जो मांग है सरकार की वो सही है कि गलत, तो ये मतदान इस पर होगा, ठीक है दोस्तों। मतदान के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा, तो विनियोग विधेयक इसमें पारित होगा, ठीक है। और उसके बाद वित्त विधेयक, लास्ट में क्या पारित होगा, वित्त विधेयक, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट नमन संबंधित है किससे? महिला शिक्षा से, वृद्धों से, रक्षा पेंशन से, पर्यटन से। तो रक्षा पेंशन से, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे रक्षा बल हैं, उनके लिए ये विधेयक है, रक्षा पेंशन से जुड़ा हुआ। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, उत्तराखंड। तो अनाथ बच्चों के लिए जो विधेयक बनाया है, सबसे पहले किसने बनाया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश ने बनाया है। वहाँ की सरकार किसकी है? कांग्रेस की है, कांग्रेस की सरकार है। सीएम का नाम है सुक्खू, ठीक है, क्या नाम है? सुक्खू साहब। देश का पहला AICT कौन बनेगा? तो लखनऊ बनेगा देश का पहला AICT। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दोस्तों लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, पुदुचेरी में से जम्मू कश्मीर। हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कीर्ति रस्तोगी, कीर्ति पांडे, कीर्ति सागर, कीर्ति सिंह। तो दोस्तों कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किस राज्य में की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, केरल। तो 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किस राज्य ने की है? असम ने की है, ठीक है दोस्तों, असम ने की है। बर्टलैंड कमीशन पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग था एक, तो ये बताइए कि इसका गठन कब हुआ था? 1987, 1985, 1983, 1982। तो हमारा आंसर होगा 1983, ठीक है दोस्तों। हाल ही में IIT दिल्ली के परिसर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो अबू धाबी, थिम्पू, तेहरान, तंजानिया। कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी में। सितंबर 2024 में कौन सी विधि आयोग का गठन किया गया? 23वां, 22वां, 24वां, 25वां। आपने अभी सुना होगा कि विधि आयोग का गठन हाल ही में राष्ट्रपति जी ने किया है, तो ये कौन सा नंबर का विधि आयोग था? तो दोस्तों ये 23वें नंबर का विधि आयोग था, ठीक है। 2024 में 23वें नंबर का विधि आयोग का गठन किया गया है, याद रखिएगा। असत्य कथन का चयन करें, राजेश वर्मा। देखिए, राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष गठित किया गया है। DK पांडा को उत्तर प्रदेश सिडको का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। बैजनाथ रावत UP अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST आयोग के अध्यक्ष बनाया गया, किसको? बैजनाथ रावत को। श्री किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें से बताना है कि असत्य कथन कौन है दोस्तों? तो असत्य है, DK पांडा को उत्तर प्रदेश सिडको का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। इनको नहीं बनाया गया, YP सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया है? YP सिंह को, जो सिडको है इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। यूपी का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया जाएगा? मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज। तो दोस्तों जो यूपी का पहला संविधान पार्क बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है मुरादाबाद में, ठीक है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन, पायटोंगटार्न, चिनावाट टांग और एलिसिया हम्बोल्ट। तो दोस्तों जो पायटोंगटार्न चिनावाट हैं, ये थाईलैंड की प्रथम प्रधानमंत्री, जो है थाईलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, और ये बहुत ही सबसे कम उम्र की महिला जो है प्रधानमंत्री बन गई हैं, ठीक है, थाईलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने हेतु 9 प्राथमिकताएं निर्धारित हैं। निम्न में से कौन सी प्राथमिकता उसमें असत्य है? तो 9 प्राथमिकताएं निर्धारित हैं, ये आप याद रखिए। कौन सी इसमें से नहीं है वो देखना है। ऊर्जा सुरक्षा, अगली पीढ़ी में सुधार, आपूर्ति श्रृंखला विकास, शहरी विकास। तो दोस्तों आपूर्ति श्रृंखला विकास इसमें नहीं है, बाकी सब हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा 4.9% है, प्राथमिक घाटा 2.4% है। तो दोस्तों राजकोषीय घाटा वाला सही है, लेकिन प्राथमिक घाटा 2.4% ना होकर 2.0% है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा केवल 1, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में टॉप 3 देश हैं एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। सी है एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस। डी है पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो इसमें दोस्तों एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी पर्यावरण सूचकांक में टॉप 7 पर है। और पर्यावरण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 7 और 2023 में भारत का रैंक था 8। ठीक है दोस्तों, ये 2023 में इसका रैंकिंग था। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कार्यक्रम के बारे में सत्य है, इसे यूनिसेफ द्वारा लॉन्च किया गया कार्यक्रम है। ये इसे 1994 में शुरू किया गया था। इसके तहत 3 प्रकार के रजिस्टरों का रखरखाव किया जाता है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम। तो इसमें से बताइए कौन सा सही है? केवल 1 2 मतलब 1 2 3 सभी, केवल 3, केवल 1 2 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से हमारा सही हो जाएगा केवल 3। क्या सही है? केवल 3। इसमें जो है 1994 क्यों नहीं, 1992 से इसको शुरू किया गया था दोस्तों। कब? 1992 से। और यूनिसेफ द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया जाता, इसको यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया जाता है, यूनेस्को। ठीक है, इसलिए हमारा पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही है। चर्चा में रही सहृदय लोक लोचन साहित्य कृति के रचयिता कौन है? आनंद वर्धन, महेंद्र वर्धन, सनीदुल सत्तार या भवभूति। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा आनंद वर्धन, आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे? अभी और कितने वर्ष लग जाएंगे विश्व को पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त करने में? 142 वर्ष, 132 वर्ष, 134 वर्ष या 138 वर्ष? दोस्तों 134 वर्ष लग जाएंगे अभी भी विश्व लैंगिक समानता को प्राप्त करने में। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? अंकटाड के द्वारा, IMF, WTO या OECD के द्वारा? तो अंकटाड के द्वारा इसको जारी किया गया है। यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? कीर स्टारमर, लॉयड ऑस्टिन, रोमोरियो सेफर्ट या क्लाइव लॉर्ड? तो यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में 6 जून 2024 को UN महासभा ने डेनमार्क, किसको? डेनमार्क, ग्रीस और पाकिस्तान के साथ किन अन्य 2 देशों को निर्वाचित किया है? तो दोस्तों 6 जून 2024 को UN की महासभा है, इसने 5 देशों को अस्थायी मेंबर बनाया। उसमें से कौन कौन से देश हैं? तो 3 तो बता गया, डेनमार्क, ग्रीन और पाकिस्तान। इसमें से और बताना है पनामा, सोमालिया, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, कोलंबिया और जापान। तो हमारा जो पनामा और सोमालिया है ये इसमें दोनों और आ जाएंगे। भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है? रुद्रम फर्स्ट, FWD 200B, UAV 18D या बेज 100A। तो दोस्तों जो FWD 200B है जिसका यही नाम है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है कीन ओलेबिटी। लिथुआनिया का प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो कीन ओलेबिटी, जेवियर मोइली, गिटानास नौसेदा या रेच रिव्स। तो गिटानास नौसेदा जो हैं ये लिथुआनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पहली मिस AI 2024 खिताब किसने जीता है? पहली जो है किसने जीता है पहली मिस AI 2024 का खिताब? केंजा लाइजी, आइरिस बेला, चारू फ्रांसिस, कोमली मंडेला। किसने जीता है दोस्तों? केंजा लाइजी ने जीता है। ठीक है, और भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लिया था? भारत की तरफ से आइरिस बेला ने भाग लिया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हाल ही में हुए हाथरस हादसे में जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग गठित हुआ है, किसके? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव, बिन मोहन शर्मा या धनंजय पांडे। तो इसमें जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये आपका ये जो है टेस्ट सीरीज श्रृंखला थी पूरी हो गई है। टेस्ट श्रृंखला इससे हम और टेस्ट लेके आते रहेंगे जिसमें नए करंट अफेयर उसमें ऐड किए रहेंगे, है ना। कृपया आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।